ट्रेन झटके के साथ चल पड़ी। पटरियों पर पहियों की खटर पटर, जैसे शाम की हलचल के बीच कोई लोरी गा रही हो। कोच के अंदर टिफिन के खाने की खुशबू, डिसइंफेक्टेंट की हल्की महक और सीटों की पुरानी गंध खुली हुई थी। बाहर सर्दियों की ठंडक धीरे धीरे गर्मियों की नरम गर्मी में बदल रही थी। मैं तब 10 या 12 साल का था। मम्मी पापा ने जिद करके मुझे विंडो सीट पर बिठा दिया था। पापा की थकी हुई लेकिन प्यार भरी आवाज अब भी कानों में गूंज रही थी। तुझे तो ये जगह सबसे ज्यादा पसंद है, मजे कर। जैसे जैसे ट्रेन की रफ्तार बढ़ी, रायबरेली पीछे छूटकर धुंधला सा हो गया। ख्याल भटकने लगे। बारिश के बाद की मिट्टी की खुशबू, कच्चे पक्के रास्तों के ऊबड़ खाबड़ पत्थर, कौवों की कर्कश आवाजें और बचपन के वो धूल भरे क्रिकेट के मैदान। रायबरेली सिर्फ एक शहर नहीं था, वहीं मेरा जन्म हुआ था। वहीं मैंने पहली बार चलना सीखा और वहीं की धूल भरी गलियों में घंटों क्रिकेट खेला करता था। ये शहर जैसे मेरी जिंदगी का हिस्सा था। वो इमली का खट्टा स्वाद जो हम तोड़ते थे, बाजार की मसालों की खुशबू और सुबह सुबह मंदिर की घंटियां, सब कुछ मेरे बचपन में बसा हुआ था। सर्दियों में दादा दादी का आना मेरे लिए सबसे खास वक्त होता था। घर जैसे जिंदगी से भर जाता था। दादी की नरम सी गुनगुनाहट और दादाजी की खुशमिजाजी जो पूरे माहौल में छा जाती थी। मुझे पापा के साथ उनकी वेस्पा स्कूटर पर स्टेशन जाना बहुत पसंद था। वो धुंधली सुबह और ठंडी हवा की चुभन दादा दादी को लेने जाने का रोमांच और भी खास बना देती थी। एक याद जो आज भी बाकी धुंधली यादों के बीच बिल्कुल साफ नजर आती है, वो उन्हीं सर्दियों की छुट्टियों में से एक थी जब हमारे आंगन में कुछ मरम्मत का काम चल रहा था। आंगन हमारे रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा था। उस सर्दी में वहां गीले सीमेंट की महक हर तरफ फैली हुई थी। जैसा हमेशा होता था, मेरी जिज्ञासा मुझे हैंडपंप के खुले हुए ऊपरी हिस्से की ओर खींच ले गई। मन में ख्याल आया, क्यों ना आज इसकी गहराई को नाप ही लिया जाए। मैं पत्थर फेंक कर इंतजार करता कि वो नीचे जाकर टकराए, लेकिन हर बार बस एक दूर का सन्नाटा सुनाई देता। वो अंधेरा जैसे खत्म ही नहीं हो रहा था। मेरा मन और जिज्ञासु हो गया। मैंने एक के बाद एक कई पत्थर डाले। पंप की दीवारों से टकराते पत्थरों की आवाज अजीब सी संतोषजनक थी, जैसे मेरी बचपन की जिज्ञासा को हवा मिल रही हो। मैं एक और पत्थर फेंकने ही वाला था कि पापा का थप्पड़ जैसे एक झटका था। उसकी जलन अभी भी मेरे गाल पर महसूस हो रही थी। डर ने मेरे दिमाग को घेर लिया था। तभी दादाजी की कड़क आवाज सुनाई दी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे हाथ लगाने की? क्यों, तुम भी तो हमें ऐसे ही ट्रीट करते थे, पापा ने हल्की निराशा और विनोद भरे अंदाज में कहा। अरे वो अलग बात थी, दोबारा इसे हाथ मत लगाना, हमारे सामने तो बिल्कुल नहीं, दादाजी ने हंसते हुए बोला। उनके शब्द एक ढाल जैसे थे जो मुझे अपने आसपास लपेटे हुए थे और उनकी मौजूदगी में मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मुझे कोई कुछ कह ही नहीं सकता था कभी। चिप्स लेना है बेटा? मेरी माँ ने हमेशा की तरह प्यारी मुस्कान के साथ पूछा। मैंने धीरे से सिर हाँ में हिलाया। मेरी नजरें जरूर चिप्स के पैकेट पर थीं, पर ध्यान और मन पुरानी यादों में ही खोया हुआ था। मैंने धीरे से पैकेट खोलकर एक एक करके मसाले में लिपटे आलू के चिप्स खाना शुरू किया। कुछ वक्त बीता। चिप्स का स्वाद अब हल्का पड़ गया था और मेरी नजरें फिर से खेतों की तरफ जाने लगी, जैसे यादों में फिर से खोने का मन हो। एक और याद उभरी। छत अपनी ही दुनिया थी, जहां टूटी फूटी टाइल्स, सूखते हुए मिर्च और पापड़ की खुशबू और सर्दी की धूप की गर्मी सब कुछ थोड़ा आसान बना देती थी। सर्दियों की छुट्टियां थीं और एग्जाम पास ही थे, तो माँ ने ठान लिया था कि मुझे पढ़ाई करनी ही पड़ेगी।
उनकी आवाज में वही धैर्य और दृढ़ता थी, जैसे वो फोटोसिंथेसिस का कॉन्सेप्ट मुझे 100 बार समझा रही हो। पर चाहे मैं जितना भी कोशिश करता, मेरे विचार कहीं और ही चले जाते। दादाजी के साथ क्रिकेट खेलने की ख्वाहिश, नीचे जमीन पर हो रहे निर्माण के शोर, पार्क में खेलते बच्चों की हलचल और न जाने क्या क्या। इन सवालों के जवाब याद करो, फिर तुमसे एक छोटा सा ओरल टेस्ट लूंगी, मां ने कहा। पर मम्मी, मुझे बाबा जी के साथ खेलना है। मैंने उस पल जितना हो सका उतना गम और उदासी अपने दिल में भरकर कहा, नहीं, पहले पढ़ाई करो, खेलना बाद में। वो तो 2 महीने तक कहीं नहीं जा रहे हैं। तभी पता नहीं कहां से मेरे रक्षक आए और हमेशा की तरह इस बार भी उन्होंने मुझे बचा लिया। क्या ये सारा दिन बस पढ़ाई ही करता रहेगा? हाँ जी, बस थोड़ा सा ही बचा है इसका। वो इम्तिहान भी आने वाले हैं ना, तो थोड़ा सा पढ़ लेगा तो सही रहेगा। मां ने थोड़ा असहज, बेचैन और थोड़ी सी गुस्से वाली आवाज में जवाब दिया। तो क्या, उसे रहने दो, खेल भी उतने ही जरूरी हैं जितनी पढ़ाई, दादाजी ने एक दृढ़ आवाज में कहा। मां कुछ कहती, उससे पहले ही छत क्रिकेट के मैदान में बदल गई। दादाजी बैटिंग कर रहे थे और मैं बॉलिंग, और हर गेंद के साथ हमारी हंसी गूंज रही थी। लेकिन खुशियां ज्यादा देर टिकती नहीं। जल्द ही वो वक्त आ जाता जब दादा दादी को वापस जाना होता। स्टेशन पर उन्हें बाय बोलना हमेशा सबसे मुश्किल होता था। उनके जाने का मतलब था उस साथ और सुरक्षा का खत्म हो जाना, जो सिर्फ दादाजी ही दे सकते थे। अब जैसे जैसे ट्रेन रायबरेली से दूर होती जा रही थी, यादें धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगी। उनकी जगह आने वाले समय की अनिश्चितता का एक अजीब सा डर ले रहा था। मैंने वही डर मम्मी पापा के शब्दों में भी सुना। शुरुआत हुई माँ की चिंता से। बस ये चिंता है कि नए शहर में कैसे मैनेज करेंगे, देख लेंगे सब। ये एक नई शुरुआत है, बेहतर मौके पाने का मौका, पापा ने कहा। लेकिन स्कूल का क्या, और वहां की महंगाई? अरे सब हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो, पापा ने बनावटी आत्मविश्वास के साथ कहा। लेकिन वो झूठा भरोसा मां के लिए काफी था, जबकि मैं पापा के चेहरे पर साफ साफ असमंजस देख सकता था। उनके बीच की खामोशी में जैसे एक तनाव सा फैल गया था, और मेरे दिल में भी कोई अनकहा डर आ रहा था। ये एक नई शुरुआत थी, लेकिन साथ ही एक अंत भी, जहां हमें अपनी पुरानी जिंदगी को पीछे छोड़ना पड़ रहा था। मैं बाहर शाम के साथ हल्के पड़ते खेत खलिहान देख ही रहा था कि अचानक पापा के हाथ की गर्माहट मुझे अपने दाहिने हाथ पर महसूस हुई। हमारी नजरें मिली। बिना कुछ कहे वो नजरिया सब कह गया। ये हमारी यात्रा थी, हमारी कहानी, और जो भी आगे होगा हम उसे मिलकर सामना करेंगे। भविष्य अनिश्चित था, लेकिन उस पल ट्रेन की आवाज और परिवार के साथ मुझे एक अजीब सी शांति का एहसास हुआ। रायबरेली हमेशा मेरी जिंदगी का हिस्सा रहेगा, लेकिन अब आगे बढ़ने का समय था, अनजान रास्तों को उम्मीद के साथ अपनाने का। एक तरफ मैं दादी दादाजी के पास जा रहा था, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे मैं उनसे दूर हो रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि जो जितना नजदीक होता है नक्शे पर, वो उतना ही दिल से दूर हो जाता है। अब ना कोई महीनों तक साथ रहने का मौका, ना वो इनफॉर्मल मुलाकातें। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मुझे खुश होना चाहिए या दुखी। देखते देखते ट्रेन के बाहर की दुनिया अंधेरे में सिमट गई, और उसकी जगह ले ली हमारी हल्की चमकदार परछाइयों ने, जिन्हें मैं साफ साफ शीशे पर देख सकता था। दूर शहर की लाइट्स तेजी से चमकने लगी, जैसे एक उजाला जो हमें हमारे नए जीवन की ओर खींच रहा था। जल्दी ही ट्रेन सुबह स्टेशन पर रुकने वाली थी, और हम एक नए फेज में कदम रखने वाले थे, जिसमें नई चुनौतियां, नए अनुभव और नई यादों का वादा था। मां ने अपनी छोटी सी पोटली में से एक छोटा स्टील का लंच बॉक्स निकाला। वही लंच बॉक्स जो मैं हमेशा अपने छोटे से 2 मंजिला पब्लिक स्कूल में लेकर जाता था। अंदर वही हमारे हर सफर का साथी, एक बूढ़ी
जो इस तरह से आलू की सब्जी के चारों तरफ लिपटी हुई थी, मानो जन्मों के साथी हो। मैंने धीरे से एक पूड़ी उठाई और ऐसे खाने लगा जैसे मुझे बस खाने का बहाना चाहिए। भूख तो शायद कहीं दूर ही छूट गई थी। खाते खाते मुझे बस यही उम्मीद हो रही थी कि हमारी जिंदगी के इस नए चैप्टर में अच्छे दिन हो, भले ही इसके लिए हमें पुराने समय की गर्माहट को पीछे छोड़ना पड़े। और वैसे भी जिंदगी का सफर तो गुजरना ही है, ऐसे नहीं तो वैसे। तो बस एक मुस्कान के साथ आगे बढ़ते हैं। अगर आप इस कहानी और हमारी सीरीज द इंडियन मेमोir की ऐसी ही और भी दिलचस्प कहानियां ऑडियो बुक के रूप में सुनना चाहते हैं, तो अभी स्पॉटिफाई पर हमारे चैनल अभिनव भटनागर को सर्च करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सुनते रहिए, जुड़े रहिए और हमारी कहानियों का हिस्सा बनिए।